अगर पुलिस के पास आंसू गैस है, वाटर कैनन है, लाठी है, रबड़ बुलेट है, तो फिर पैलेट गन की ज़रूरत कब पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पैलेट गन पर बैन तो नहीं लगा सकते क्योंकि अब तक पैलेट गन असंवैधानिक नहीं है। लेकिन पुलिस को पहले अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, सीधे टूट नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या दिल्ली के संसद मार्च के दौरान हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस के पास पैलेट गन चलाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था? और अगर पैलेट गन चलाई गई तो मेटेलिक छर्रों वाली क्यों चलाई गई, जिसने सीधा तमाम लोगों के शरीर को बुरी तरह छेद दिया? आज इन्हीं सवालों पर बात होगी। पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 9 साल पहले सरकार ने पैलेट गन पर क्या कहा था, और पैलेट गन का इस्तेमाल कब करना है, इस पर सरकार ने संसद में क्या बताया था। बात इसके बाद संसद की भी करेंगे। आज राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा की बारी आई, कितना हंगामा कटा, किसने क्या कहा, सब बताएंगे। दिन की अन्य खबरों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पैलेट गन की बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली के संसद चलो मार्च में घायल हुए प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मांग रखी कि इस हथियार पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है, ये नियमों के भी मुताबिक है। कोर्ट में ये याचिका दायर की थी पूर्व IPS अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद ने। अदालत में उनकी तरफ से पेश हुई वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर, प्रशांत कुमार और शेख इरशाद मंसूरी ने भी याचिका लगाई थी। ये दोनों 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए थे। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि पुलिस नियमों में असाधारण परिस्थितियों में यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त मिली हुई है। उन्होंने कहा कि नियमों की वैधता को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ब्लैंकेट बैन जैसा तो संभव नहीं है। तब वृंदा ग्रोवर ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि RF के हथियारों में पैलेट गन नहीं होनी चाहिए, यहाँ मामला अलग है। मेटेलिक पैलेट का इस्तेमाल किया गया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वृंदा ग्रोवर ने कहा कि पैलेट 3 तरह के हो सकते हैं, रबड़, प्लास्टिक और मेटेलिक। यहाँ पर मेटेलिक पैलेट का इस्तेमाल हुआ है और लोगों के शरीर से इसके टुकड़े निकाले गए हैं। इसका इस्तेमाल भीड़ कैसी है इस पर निर्भर करता है। क्या यह हिंसक भीड़ थी? नहीं, फिर भी मेटेलिक पैलेट चलाए गए। ग्रोवर ने अदालत से कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRND की गाइडलाइंस सार्वजनिक नहीं है। 2016 का एक दस्तावेज उन्हें RTI लगाने पर काफ़ी मुश्किलों के बाद मिला। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोवर ने कहा कि दिल्ली पुलिस का ऐसा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे सामने नहीं है जो पैलेट के इस्तेमाल की अनुमति देता हो। यही दिक्कत है, इसीलिए हमें BPRND की गाइडलाइंस पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अगर कोई ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर है तो केंद्र सरकार उसे रिकॉर्ड पर रखे। हमें यकीन है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस मासूम युवाओं पर पैलेट नहीं चलाना चाहेंगे। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों या किसी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि ऐसे प्रदर्शनों से निपटने का तरीका अहिंसक होना चाहिए, न कि क्रूरता। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि हम पूरी तरह इस बात से सहमत हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अहिंसक तरीके से पेश आना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि कई बार कुछ लोग छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। कोई आंदोलन सही मकसद से शुरू हो सकता है, लेकिन बाद में कुछ लोग उसे अपने दूसरे मकसद पूरे करने का जरिया बना लेते हैं। कई बार आंदोलन को हाईजैक करने का मकसद ही उस असली आंदोलन को नुकसान पहुंचाना होता है। अदालत ने कहा कि इसलिए पुलिस को हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर भीड़ का व्यवहार बदलता है तो पुलिस के पास भी हालात के हिसाब से कदम उठाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जस्टिस बागची ने सरकार को एक सलाह भी दी, कहा कि पुलिस को हमला करने वाले हथियारों से ज़्यादा बचाव वाले सेफ्टी गार्ड्स दिए जाने चाहिए, जैसे हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और दूसरे सुरक्षा साधन। इससे पुलिसकर्मियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो तुरंत बल प्रयोग करने से बचेंगे। अदालत ने कहा कि जब पुलिस किसी उग्र या बेकाबू भीड़ का सामना कर रही हो तो उसे हर तरह की स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। हालात जैसे जैसे बदले, पुलिस की प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन एक क्रम के तहत होना चाहिए। कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स इस पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसका सारांश ये है कि पैलेट गन पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल तुरंत नहीं किया जा सकता। पहले भीड़ को शांत करने के अहिंसक तरीके अपनाए जाने चाहिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात की है, वही बात जो सरकार ने 2017 में खुद सुप्रीम कोर्ट में कही थी।
28 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार पैलेट गन की जगह किसी दूसरे तरीके के बारे में नहीं सोच सकती क्या? केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तब के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि पैलेट्स विल बी यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट बिफोर लाइव एम्यूनिशन, यानी गोली चलाने से पहले पैलेट आखिरी हथियार होगा। ये बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। संसद में भी 2018 में पैलेट गन पर सवाल पूछा गया, क्या नागरिकों के खिलाफ पैलेट फायरिंग शॉटगन का इस्तेमाल करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP है? सवाल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही था। 27 मार्च 2018 को गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने गैर कानूनी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एक SOP बनाई है। इस SOP के मुताबिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले कम नुकसान पहुंचाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जाने चाहिए। बल प्रयोग सिर्फ हालात को काबू में करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही होना चाहिए। SOP कहती है कि अगर भीड़ हिंसक हो जाती है तो पुलिस उतना ही बल इस्तेमाल कर सकती है जितना हालात पर काबू पाने के लिए ज़रूरी हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, साथ ही पुलिसकर्मियों और सिविलियंस की सुरक्षा से भी कोई समझौता न हो। SOP में यह भी तय किया गया है कि बल प्रयोग एक तय क्रम यानी हायरार्की के अनुसार होगा, यानी पहले कम नुकसान पहुंचाने वाले उपाय, इसमें रबड़ बुलेट, प्लास्टिक बुलेट जैसे हथियार शामिल हैं। सीधे सबसे कड़े या सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के संसद मार्च के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पैलेट गन के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था, वो भी मेटेलिक पैलेट्स। पैलेट गन से घायल इरशाद शेख से ललन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत ने बात की थी। इरशाद ने कहा कि मैंने देखा कि नीले कपड़े पहने एक जवान सामने आए, उनके पास एक गन थी, नहीं पता कि वो क्या गन थी। उन्होंने गन के साथ पोजीशन ली, मुझे लगा कि सिर्फ डरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अचानक से फायर कर दिया। उससे निकले मटेरियल ने मेरे चेहरे को, मेरी स्किन को अलग अलग जगहों पर बुरी तरह पेनिट्रेट किया। इरशाद किस तरह की हिंसा कर रहे थे जो RF को उन पर पैलेट गन चलानी पड़ी? अगर वो ऐसा कुछ कर ही रहे थे तो कानून व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता। तो क्या दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार ने उन पर कोई केस दर्ज कराया? अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली सरकार का एक बड़ा बयान आया है। दिल्ली सरकार ने बताया कि कुल 13 केस दर्ज किए गए प्रदर्शन के दौरान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन पहले से जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यानी नया कुछ नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वही बातें हैं। लेकिन पैलेट गन पर अब भी कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब चूंकि बात देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है तो लोगों के मन में न्याय और स्पष्टता की उम्मीदें भी बलवती हैं। सुप्रीम कोर्ट से इतना ही, अब संसद का रुख करते हैं। पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाने का काम चल रहा है। एंटी पेपर लीक बिल कल लोकसभा में पास हुआ, आज राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल की खूबियां गिनाई। मसलन 2 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, सज़ा, जुर्माना और कड़ा कर दिया गया है। बताया कि 2024 में कानून लागू होने के बाद से अब तक 52 FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये भी कहा कि पेपर लीक के कारण जान देने वालों की संख्या भी घटी है। उधर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में सीधे आरोप लगाया कि छात्रों पर गोलियां चलाने के लिए अमित शाह ने ऑर्डर दिया था। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन किया, लेकिन राहुल जैसी ही बात को कांग्रेस सांसद और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में उठाया। पूछा कि लाठीचार्ज का आदेश गृह मंत्रालय ने नहीं दिया तो किसने दिया? आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और CRPF सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना ये सब संभव ही नहीं था। कांग्रेस ने कुल जमा 4 मांगे राज्यसभा के पटल पर रखी हैं। परीक्षाओं का तय सालाना कैलेंडर जारी हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक की स्वतंत्र जांच हो, प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो और सरकारी या सार्वजनिक जगहों पर शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं। राज्यसभा में जिक्र संजीव मुखिया का भी हुआ। नीट 2024 पेपर लीक का आरोपी जिसे CBI ने बीते दिनों क्लीन चिट दे दी थी। अन्य पेपर लीक मामलों में वो अभी जेल में है। JDU सांसद संजय झा ने कहा कि संजीव मुखिया बक्सर की सेंट्रल जेल में है और उस पर इतने मुकदमे हैं कि वो बाहर नहीं आ पाएगा। एक सुझाव सपा सांसद रामगोपाल यादव की तरफ से भी आया। बोले कि नीट को खत्म करके पहले की तरह राज्यों को परीक्षा कराने का अधिकार दे दिया जाए। पहले PMT बोले तो प्री मेडिकल टेस्ट राज्यों के हाथों में थे, तब इतनी बड़ी गलती नहीं होती थी। प्रोफेसर रामगोपाल का सीधा कहना है कि केवल सज़ा बढ़ाने से अपराध नहीं रुकेगा। शो लिखे जाने तक बिल पर चर्चा जारी थी, लेकिन संख्या बल एनडीए के पक्ष में है। फिलहाल 3 सीटें खाली होने से राज्यसभा में 242 सांसद हैं। बिल पास कराने के लिए 122 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 152 सांसद हैं। उम्मीद है कि लोकसभा की तरह बिल राज्यसभा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियाँ।
क्या मध्य प्रदेश में किसानों की बात मान ली गई? किसान मूंग की खरीद एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 3 दिनों तक आंदोलन, प्रदर्शन, हंगामा, बवाल और नारेबाजी हुई। अब गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। सरकार ने मूंग की 60% तक खरीद का ऐलान किया है। स्लॉट बुकिंग की डेट 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। मूंग खरीद की अंतिम तारीख 20 अगस्त कर दी गई है। खाद वितरण में लागू ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि कुछ प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। आंदोलन की जड़ मूंग की एमएसपी पर खरीद थी। किसानों का कहना था कि इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन सरकार सीमित मात्रा में ही खरीद कर रही है, जिस कारण किसानों को अपनी फसल बाजार में कम दाम पर बेचनी पड़ती। सरकार से मिले आश्वासन के बाद किसान अपना धरना खत्म कर वापस लौटने लगे हैं। E20 पेट्रोल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा में बताया कि E20 के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज 2 से 6% तक कम हो सकता है, लेकिन उनके मुताबिक अब तक की टेस्टिंग में E20 की वजह से इंजन फेल होने या बड़े पैमाने पर गाड़ियों के खराब होने के सबूत नहीं मिले। लोकसभा में एक लिखित जवाब में गडकरी ने बताया कि E20 पेट्रोल पर ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने संयुक्त रूप से स्टडी की। इसमें BS3, 4 और 6 मानकों वाली 2 पहिया और 4 पहिया पेट्रोल गाड़ियों की जांच की गई। कल राज्यसभा में भी गडकरी ने E20 पर अपनी बात रखी थी। बताया था कि E20 पेट्रोल के कारण 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियों में रबड़ के पुर्जे और गैसकेट्स खराब हो सकते हैं, लेकिन इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी सुर्खी, बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उतारा है। उनके सामने है प्रशांत किशोर। जीवन भर दूसरों को चुनाव लड़वाने वाले पीके इस दफा खुद चुनावी मैदान में है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को टिकट मिला है। मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच बताया जा रहा है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर में 33.60% वोटिंग हुई है। दूसरी सीट है मध्य प्रदेश की दतिया, जो कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के कारण चर्चा में है। पिछली दफा नरोत्तम मिश्रा यहीं से लड़े थे, हार गए थे। तब उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने हराया था, लेकिन उनकी सदस्यता जाने के कारण यहाँ अब उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को, कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। शाम 5 बजे तक यहाँ वोटिंग हुई 69.36%। दोनों सीटों का रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। अजिंक्य रहाणे, टीम इंडिया का वो कैप्टन जिसने ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं को धोया, वो भी ऐसी यंग ब्रिगेड के साथ जिससे शायद ही कभी किसी ने इतिहास दोहराने की उम्मीद की थी। रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने इतिहास को दोहराया। अब अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 30 जुलाई को उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। इमोशनल पोस्ट में रहाणे ने टाइमिंग की बात की है। ये टाइमिंग ही टीम इंडिया के जिंक्स की पहचान थी। रहाणे ने 12 साल इंडियन जर्सी पहनी। इस दौरान 85 टेस्ट, 90 ODI और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। लगभग 8000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इस प्लेयर की पहचान इनके रनों से उतनी नहीं है, उनकी पहचान थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर उनके डोमिनेंस से। चाहे 2014 का लॉर्ड्स टेस्ट हो या उसी साल का मेलबर्न टेस्ट, रहाणे की सेंचुरीज हमेशा टीम इंडिया के लिए बाहर दूसरे देशों में संकट मोचक का काम करती रहीं। वेलिंगटन से लेकर किंग्समीड तक जहां भी रहाणे से कप्तान ने उम्मीद लगाई, उन्होंने अपने बल्ले से डिलीवर किया। पिछले 3 साल से वो इंडियन टीम के सेटअप से बाहर हैं, लेकिन 2020-21 में बतौर कप्तान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो कारनामा किया, उसे कोई भी इंडियन फैंस शायद ही कभी भूल पाएगा। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपना वो ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।